अगर आपने अभी तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारा हर नया जो एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। अमेरिका के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन। खास तौर पर यूक्रेन वाली जंग के बाद अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस पैदा हो चुके हैं। अमेरिका के लिए इस वक्त सबसे बड़ा सरदर्द ये है कि उसके इत्तेहादी जो कि रूस और चीन की तरफ टिल्ट हो रहे हैं उनको कैसे रोका जाए। यूँ समझिए कि एक टाइटैनिक डूब रहा है और उसके ऊपर जो इत्तेहादी चढ़े हुए थे वो जंप लगा लगा के वहाँ से अपनी जान बचाने के चक्कर में। अमेरिका ने रूस पे पाबंदियां तो लगा दी, लेकिन कई उसके इत्तेहादी ऐसे हैं जो कि अमेरिका के इन अहकामात को डस्टबिन में, रद्दी की टोकरी में डालने लगे हैं। बल्कि 2-4 बड़े इवेंट्स ऐसे हो गए हैं जो कि मेरे ख्याल में हिस्टोरिकल हैं। मिसाल के तौर पर द वॉल स्ट्रीट जर्नल, एक बहुत बड़ा एक न्यूज़ आउटलेट है दुनिया का, ये लिख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया कंसीडर्स एक्सेप्टिंग युआन इंस्टेड ऑफ डॉलर्स फॉर चाइनीज़ ऑयल सेल। सऊदी अरब डॉलर को रिप्लेस करने लगा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है। सऊदी अरब डॉलर को रिप्लेस करने लगा है चाइनीज़ करेंसी से। उधर रूस खुद अमेरिकन पाबंदियों की वजह से युआन यूज़ करने लगा है। इंडिया, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इंडिया के लिए भी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर, एक हिस्टोरिकल यू टर्न हुआ है। इंडिया ने रूस से अमरीकी पाबंदियों के बावजूद तेल खरीदने के लिए चाइनीज़ करेंसी इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया। चाइनीज़ करेंसी, इंडिया चाइनीज़ करेंसी। कौन कह रहा है ऐसा? चाइना का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स। वो कह रहे हैं कि इंडिया रिपोर्टेडली एक्सप्लोर्स युआन इन ऑयल ट्रेड विद रशिया एज फ्रस्ट्रेशन ग्रोज ओवर यूएस सैंक्शंस। क्यों इंडिया ने ये हरकत क्यों की है? युआन, इंडिया युआन यूज़ करेगा डॉलर की बजाय, क्यों? वही मित्रों 86% रूसी हथियार, रशिया के जो 86% इंडियन इन्वेंट्री में हथियार हैं वो रशियन से हैं, मेड इन रशिया हैं। चाइना के खिलाफ जाना इस वक्त मतलब रूस के खिलाफ जाना है। इट विल बी अ स्ट्रेटेजिक नाइटमेयर फॉर इंडिया टू गो अगेंस्ट दी चाइना और रशिया एट द मोमेंट। देखें, ये जो कांग्रेस वाले थे ना, या जो 60-70 साल तक इंडिया के फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन अफेयर्स चलाते थे ना, चाय वाले बाबू के आने से पहले, ये कोई मूर्ख लोग नहीं थे, ये भी बड़े ही समझदार किस्म के लोग थे। ये पागल वागल नहीं थे। ये रशिया और अमेरिका को बैलेंस कर रहे थे। लेकिन इस भाई साहब को गले लगने और गले पड़ने का शौक था, ये चाय वाले भाई साहब को। इसीलिए इंडियन फॉरेन पॉलिसी इंडिया के ही गले पड़ गई है। इनका कैरियर अगर आप देखें ना, लोकल लेवल का रहा है। पॉलिटिकल कैरियर अगर आप देखें, पढ़े लिखे ज़्यादा है नहीं, कोई ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट नहीं, कोई इंडिया की किसी बड़ी यूनिवर्सिटी, कुछ नहीं, पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं है। ऊपर से इनका कैरियर, मैं यही कहता रहता हूँ भाई, इनके आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें। 2014 से पहले भाई साहब की पूरी सियासत लोकल लेवल की रही है, इंडिया की लोकल, गुजरात की लेवल की रही है। इनको क्या मालूम आलमी सियासत क्या होती है। मतलब आते ही तजुर्बे शुरू कर दिए इन्होंने, क्वाड में जाऊँगा, इंडो पैसिफिक में जाकर और चाइना के खिलाफ अलायंस बनाऊँगा। लेकिन अब क्या हो गया है, चाइना रशिया के खिलाफ अब दोबारा वो हट जा बाबू बोल के दौड़ रहे हैं, अमेरिका से दौड़ रहे हैं पीछे। पुरानी तनख्वाह पे दोबारा वापस आने के अटेम्प्ट्स कर रहे हैं स्लोली, गलती का एहसास होने पे। लेकिन अब मसला ये है कि वहाँ से अमेरिकन आंखें दिखा रहे हैं कि होल्ड ऑन मित्रों, ऐसा नहीं होता छोटू। हिंदुस्तान टाइम्स कह रहा है कि द व्हाइट हाउस सेड टेकिंग अप रशियाज ऑफर ऑफ डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल वुड नॉट be violation of US sanctions but appealing to all countries amid the ongoing Russia-Ukraine war. White House press secretary Jen Psaki said, think about where you want to stand. और भाई तुम किधर हो, कौन सी साइड पे हो, पहले ये बताओ। अमेरिकन कह रहे हैं थिंक अबाउट वेयर यू वांट टू स्टैंड। ये असल में अमेरिका की तरफ से एक छुपी हुई धमकी है, यूँ समझे, इंडिया के लिए कि अपनी पोजीशन आप क्लियर करें। इस बीच इंडियन हिंदुत्व सरकार ने लंबी छोड़ के आखिर में गलवान और अरुणाचल प्रदेश का वो सारा इलाका जो कि अप्रैल 2020 के बाद से लेकर चाइना जहां पर अंदर घुस किया गया उसको सरेंडर करने का हतमी फैसला कर लिया है, टोटल सरेंडर, वो भी बिना लड़े। चाइना के वजीर खारजा, फॉरेन मिनिस्टर इसी महीने इंडिया आ रहे हैं। वो मतलब ज़मीन वापस लेना छोड़ दें उसको, इंडिया आएंगे और रेड कारपेट इस्तकबाल, ज़बरदस्त इस्तकबाल उनका होना है। और इंडिया आकर वो यही कहने वाले हैं बाज़ाब्ता के मित्रों, वो जो लास्ट ईयर आप रूस के पास गए थे, याद है, हमारी शिकायत लेने गए थे कि भाई इनको ज़रा समझाएं, आपकी अच्छी दोस्ती है, अब ज़रा समझाएं कि वापस जाएं, याद है आपको। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने वहाँ पर मॉस्को में जो एग्रीमेंट किया हमारे साथ, जो बातचीत के बाद जो आपने चीज़ें तय की, उसमें आपने तो यही प्रॉमिस किया था
कि अभी तक हमारे पास जो इलाके हैं वो हम ही रखेंगे। मॉस्को वाली एग्रीमेंट को वांग यी चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर जो हैं ये इंप्लीमेंट कराने के लिए आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? असल में इसीलिए आ रहे हैं, 2-4 ट्रेड की डील सब कुछ हो सकता है, लेकिन मॉस्को की जो एग्रीमेंट हुई थी ना, दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। वो जो एग्रीमेंट हुई थी ना, वो उसको इम्प्लीमेंट कराने के आ रहे हैं। और इस पे इंडिया वैसे सूत्रों के अनुसार मान भी गया है। लेकिन इस एग्रीमेंट की सबसे ख़तरनाक बात ये नहीं है कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा का इलाका जो कि चाइना ने अप्रैल 2020 के बाद ले लिया है, जिसके लिए मोदी साहब कह रहे थे कोई नहीं घुसा, लेकिन 15 मरतबा मिल चुके हैं 22 महीनों में, तकरीबन 15 राउंड ऑफ टॉक्स हो चुके हैं इनको वापस कराने के लिए, लेकिन चाइनीज़ गए नहीं। सबसे ज़्यादा खतरनाक बात ये नहीं है कि चाइना को वो 1000 स्क्वायर किलोमीटर मिलने वाले हैं। सबसे ज़्यादा खतरनाक बात यह है, अच्छा मैं सबसे ज़्यादा पे जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही सिग्निफिकेंट बात है। उस एग्रीमेंट में LAC का लफ्ज़ ही नहीं है। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये जो फर्जी बॉर्डर है ना इंडिया और चाइना के बीच, इसको LAC कहते हैं। फर्जी बॉर्डर है ये, चाइना नहीं मानता है इसको। ये एक हाइपोथेटिकल बॉर्डर है, मतलब इंडिया और चाइना का कोई ऑफिशियल बॉर्डर ही नहीं है। LAC का वर्ड इसीलिए कहते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं कहते। ये जो LAC का लफ्ज़ था ना उस मॉस्को वाली एग्रीमेंट में, जो कि इंडिया मान के आ गया था, एग्री करके आ गया था, उसमें LAC का लफ्ज़ ही नहीं था। उसकी जगह पर बॉर्डर एरियाज़ का लफ्ज़ है, बॉर्डर एरियाज़। ये बड़ी सिग्निफिकेंट बात हुई थी। और चाइना का जो बॉर्डर है वो तो चाइना के हिसाब से पूरे लद्दाख उसके अंदर आता है। लद्दाख से शुरू होता है ना, पूरे लद्दाख से, पूरा अरुणाचल उसके अंदर आता है, बॉर्डर एरियाज उसके, पूरा सिक्किम उसके अंदर आता है। इसको एक तरह से इंडिया एडमिट करके आ गया है मॉस्को एग्रीमेंट को। अब पढ़ें तो सही ना, मैं यही तो कहता हूँ, पहले ही कह देते हैं वहाँ पर भक्त हजरात और ये प्रोपेगेंडा चैनल है। भाई पढ़ें तो सही ना आप उसको, उसमें दिखा दें कहाँ LAC लिखा हुआ है, किधर है LAC? LAC नहीं है, LAC उड़ गई है। आर्टिकल 370 की तरह LAC भी उड़ गई है, विच मीन्स आप चाइना के लद्दाख और चाइना के सिक्किम और चाइना के अरुणाचल प्रदेश के ऊपर वाला जो क्लेम है ना, इसको एक तरह से एक्सेप्ट करके आ गए पहले से ही। वांग ही आपको ये याद दिलाने आ रहे हैं इंडिया के अंदर कि मित्रों, याद है ना आपने वो मॉस्को में क्या कहा था, हमसे क्या एग्री किया था। वांग ही से खुद ही जयशंकर साहब वहाँ पर एग्री करके आ गए थे। तो वो ये कहेंगे कि मित्रों इसको ज़रा आप इम्प्लीमेंट भी करें ना, अब बहुत दिन हो गए, आप इम्प्लीमेंट करें इसको। लेकिन याद रखें कि द डैमेज हैज़ बीन ऑलरेडी डन। ये जो मोदी साहब का यू टर्न था ना इंडियन फॉरेन पॉलिसी का, वो जो एक जप्पी खेल रहे थे, आपको याद होगा, जादू की जप्पी मोदी साहब की, सबके गले मिल रहे हैं, दैट हैज़ कॉस्टेड ऑलरेडी इंडिया क्वाइट अ लॉट। वो नाकाबिले तलाफी नुकसान इंडिया को उस चीज़ ने पहुंचा दिया हुआ है। इंडिया अगर अब यहाँ पर आता भी है तो इसको पाकिस्तान को अकोमोडेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस ग्रुप का एक बहुत ही सेंट्रल पिलर है, यूँ समझे कि पाकिस्तान रशिया के लिए भी, चाइना के लिए भी उनके कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। अगर आप इस ग्रुप में आएंगे तो आपको बहुत कुछ देना पड़ेगा, और इंडिया देगा भी। जैसे ये जो चीज़ें चाइना को देनी है, वैसे ही कश्मीर पर भी उनको बहुत कुछ देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको अमेरिका की जो एक एंगर है वो ऑलरेडी आपको फेस करनी पड़ेगी। हो सकता है वो सैंक्शंस लगा दे और बहुत कुछ वो कर सकते हैं, उनके पास पावर है। वाशिंगटन वाला बाबा जो है वो डिक्लाइनिंग सुपर पावर ज़रूर है, लेकिन सुपर पावर तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है, वो भी बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन अगर आप इस ग्रुप के खिलाफ जाते हैं तो आपका 86% वेपन्स आपके जो हैं वो धपड़धूस हो जा रहे हैं, उसके स्पेयर पार्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ भी लड़ने के लिए आपको रशिया के हथियार नहीं मिलेंगे इस तरह से। तो काफ़ी मसला क्रिएट हो चुका है। असल में इशू ये था कि होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि 2014 से पहले जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी थी उसी को कंटिन्यू करना चाहिए था। इंडिया को कभी भी पाकिस्तान को स्पेस देनी नहीं चाहिए थी। बड़ा केयरफुली वहाँ पर रशिया को उन्होंने मैनेज करके रखा हुआ था, कोई पाकिस्तान को उन्होंने स्पेस नहीं दी थी। ये मैं कहूँगा कि कांग्रेस वालों का मास्टर स्ट्रोक था। उनकी जो फॉरेन पॉलिसी थी उसमें आपको बड़ा ही एक बहुत ही लिमिटेड किस्म की अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को मिली हुई थी रशिया के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि फुल ग्राउंड दे दिया खेलने के लिए उन्होंने, और अब बड़े ही चाइना फैक्टर की वजह से ख़ास तौर पर अब एक बड़े ही डीप रिलेशंस तीनों मुल्कों के, रशिया, चाइना और पाकिस्तान। तो यहाँ पर इन होने के लिए अब इंडिया को बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। पाकिस्तान स्ट्रांग पोजीशन में है यहाँ पर, और बहुत कुछ देने की ज़रूरत है। अगर इंडिया दोबारा, जो कि नज़र आ रहा है बाय द वे कि रशिया की वजह से इंडिया दोबारा इस ग्रुप के साथ अपने जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर बनाने के चक्कर में, लेकिन बहुत कुछ देना पड़ सकता है इस बार।